तो कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? वर्क पढ़ लिया था। वर्क क्या था? काम तो था, पर वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फिर क्या देख लिया था कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल पे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क हमने पढ़ लिया था और ये कुछ सवाल थे वो भी कर लिए थे। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछना है। पढ़ के आए हो? अब बात करते हैं किसकी, देखो एनर्जी की, ठीक है। अब एनर्जी क्या है? ठीक है रुक जाओ, वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा। तुम लोग अगर नहीं पढ़ के आए हो तो तुम बोलो। अगर तुमसे कोई पूछता है कि एनर्जी क्या है तो तुम लोग क्या समझते हो? क्या है एनर्जी? ताकत। ताकत, ठीक है। नहीं, बल तो फोर्स को कहते हैं, बल तो फोर्स को कहते हैं। एनर्जी क्या है अगर तुमसे पूछी जाए तो? ताकत। अब वही वाली बात है कि साइंस में इस तरीके से काम तो नहीं चल सकता, ठीक है। तो साइंस में क्या करनी पड़ेगी हमको? क्या देनी पड़ेगी? डेफिनेशन देनी पड़ेगी। डेफिनेशन सुन लो पहले तो, फिर उसके थोड़े से मतलब वगैरह जो होंगे वो अपन समझते हैं। डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू, काम को करने की क्षमता, उसको क्या कहा जा रहा है? एनर्जी। तुम देखो कि हम लोग खाना खाते हैं तो कल अपन ने बात करी थी खाना क्यों खाते हैं? जिससे हमारे अंदर क्या है? और उस एनर्जी का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो जैसे हमने खाना खाया तो उस खाने की मदद से तो हम अपने पूरे दिन के जो भी नॉर्मल अपने काम होते हैं वो कर पाते हैं। तो एनर्जी का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? काम को करने में। इसीलिए एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी जो है वो कितने तरीके की है और एनर्जी हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्या तुम इस बात को सोच सकते हो? सोच के देखो, क्या एनर्जी हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं है, दुनिया में और भी जितनी भी चीजें हैं वो भी किस पे काम करती हैं? एनर्जी पे। तुम देखो ये जो पंखा है अभी बंद है तो अभी इसको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर इस पंखे को चलाना है तो इसको क्या चाहिए? और ये जो एनर्जी है वो हम किस फॉर्म में दे पा रहे हैं इसको? बिजली जो है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरीके से अगर कोई और मशीन की बात करें, फॉर एग्जांपल चलो ये अपन ये CFL चल रही है इसकी बात करें, तो ये तो अभी चल रही है, तो ये इसको एनर्जी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। दुनिया में जितनी भी चीज हैं आप कहीं से भी उठा लो, उन सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम देखो एनर्जी के नीचे की जो हेडिंग है उसकी पहली जो लाइन है उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? लाइफ इज इम्पॉसिबल, मतलब जो जीवन है वो एनर्जी के बिना संभव नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट है तुमको समझ में आ रहा है? तो इसको अंडरलाइन कर लो पहले, जिससे कि तुमको पता रहे कि एनर्जी हमारे लिए कितनी जरूरी है, ठीक है। हमारी जो गाड़ियां चलती हैं वो किससे चल रही हैं? एनर्जी से। पेट्रोल वाली जो गाड़ी है वो पेट्रोल को जला के तब चलती है। पेट्रोल हम डालते हैं गाड़ी के अंदर तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल का क्या होता है? कंबशन, पेट्रोल जल जाता है, उस वजह से जो एनर्जी मिलती है उससे गाड़ी चलती है। डीजल वाली डीजल से चलती है। जो आजकल नई आ गई है बैटरी वाली, वो किससे चल रही है? बैटरी से चल रही है। हमारा मोबाइल किससे चल रहा है? बैटरी से चल रहा है। और बैटरी में क्या है? एनर्जी। अब बैटरी में जो एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी है, ठीक है। और जैसे अपन सर्दियाँ पड़ रही हैं तो नहाते हैं तो पानी गर्म करते हैं, वो भी किससे चल रहा है? एनर्जी से। पर एनर्जी जो है वो जरूरी है, वो तो ठीक है। एनर्जी के जो प्रकार हैं वो बहुत अलग अलग हैं। सन से जो एनर्जी आ रही है वो अलग है। पानी से जो एनर्जी, पानी से भी एनर्जी आती है। जो अपन डैम बना रखे हैं, डैम क्यों बनाए हुए? जितने भी डैम है वो क्यों बनाए? पानी स्टोर करने के लिए। वेरी गुड, क्या बात है। तो मैं तो टंकी बनाते ना, डैम क्यों बनाते हैं? पानी स्टोर करने के लिए। क्यों बना रखे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब तुम सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बननी होगी, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सोलर एनर्जी समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जो बैटरी है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी होती है, मैं बताऊं। और जो क्या बोलते हैं,
हाँ, जो सन से आ रही है वो सोलर एनर्जी। इसी तरीके से लाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको लाइट एनर्जी बोलते हैं। अलग अलग तरीके की एनर्जी। अब हमको इस चैप्टर के अंदर अलग अलग एनर्जी वाली में से सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट हैं जो हमको पढ़नी है। एक तो है काइनेटिक, एक सेकंड इसको चेंज कर दूँ। हाँ, तो हमको इस चैप्टर में दो पढ़नी है। एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी और एक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी किस टाइप की होती है वो हम देखेंगे। पर इसके अलावा, अच्छा ये तो दो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अगर तुमसे पूछे तो कौन कौन सी होती है, तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, और केमिकल एनर्जी होती है, और विंड एनर्जी होती है। विंड एनर्जी तुमको पता है, जैसे कि तुमने वो देखे होंगे जो जैसे ट्रेन वगैरह से कहीं जाते हैं तो विंड मिल लगे रहते हैं, तो विंड मिल का भी काम क्या है, उनका भी काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है। अब मैं तुमको जरा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी अपन इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे भी, कि हमने डाल्टन की पोस्टुलेट पढ़ी थी। उसने क्या बताया था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, ठीक है, यानी कि मास को ना तो तुम बना सकते हो ना उसको खत्म कर सकते हो। सेम टू सेम फंडा किसका है, एनर्जी का। तुम देखो कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, हम ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करी जा सकती है। तुम देखो कि जैसे अभी अपन ने बात करी डैम की, तो डैम में क्या कर रहे हैं अपन, पानी की एनर्जी किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। वो कैसे करते हैं तो जरा समझो। तो जैसे अपन ने डैम बना रखा है, अब डैम बना रखा है तो अपन ने क्या किया, जो नदी बह रही थी उसको अपन ने रोक दिया तो क्या हुआ, वो एक जगह इकट्ठी हो गई। अब तुमको पता है कि जितने भी डैम होते हैं ना, उनके समय समय पे क्या खोले जाते हैं, दरवाजे खोले जाते हैं, पता है कि नहीं पता है। अब दरवाजे खोलने से क्या होगा, अब तुम सोचो ये डैम है, यहाँ पे बहुत सारा पीछे पानी इकट्ठा हो रखा है, दरवाजा अगर अपन ने खोल दिया तो क्या होगा, ये जो पानी है वो बहुत तेजी से निकलेगा। अब ये जो पानी है वो बहुत तेजी से निकलेगा तो नीचे क्या रहती है, नीचे इस टाइप की टरबाइन रहती है, इस टाइप की, ऐसे मान लो टरबाइन रहती है, इस टाइप की टरबाइन है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से पानी जोर जोर से नीचे आके इस पे गिर रहा है, तो ये क्या करेगी, घूमेगी, और ये घूमेगी तो इसकी मदद से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो तुम समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। सेम लॉजिक से अपन ने जो विंड मिल की बात करी, विंड मिल में क्या हो रहा है, हवा चल रही है। अच्छा, पानी अगर बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट। हवा चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, विंड करंट। तो अगर हवा चल रही है तो हवा भी उस पंखे को घुमा सकती है कि नहीं, घुमाती है, समझ में आ रहा है। तो उस पंखे के घूमने से क्या होगा, अंदर जनरेटर टाइप की चीज़ें लगी होंगी, जिससे कि वो पंखा जैसे ही घूमेगा बिजली क्रिएट हो जाएगी। और तुम समझो कि अगर हम हवा से बिजली जनरेट कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए फ्री वाली है कि उसमें हमको कुछ मेहनत लग रही है। जैसे कि अगर अपन बात करें अपने घर में, जैसे लाइट चली जाती है, तो अगर अपने घर में जनरेटर है या फिर कोई बड़े शोरूम वगैरह में रहता है तो उसमें तो उसको पेट्रोल डालना है, तो पेट्रोल के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पर हम मान के सोचो कि अगर अपन ने अपने घर में विंड मिल लगा ली, वैसे घर में तो नहीं लगाते पर ऐसे लगा लिया, तो जो हवा चलेगी उससे हमें फ्री में ही तो मिल रही है एनर्जी। आजकल अपने घरों में क्या आ गए हैं, सोलर पैनल आ गए कि नहीं आ गए। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, आजकल तुम देखो कि अपने घरों में सोलर पैनल लग रहे हैं। सोलर पैनल पता है, वो जो छत पे क्या होता है, छत पे एक काली कलर की प्लेट सी लगा देते हैं, उससे क्या रहता है कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो उससे भी बिजली बनती है, समझ में आ रहा है। तो सबसे फायदे की बात ये है कि ये जितनी भी एनर्जी है जो हमको एक तरीके से किससे मिल रही है, फ्री में मिल रही है। जैसे सन से मिल गई तो वो फ्री में मिली ना, सबके लिए मिल रही है ना। इसी तरीके से अगर हमको विंड से मिल रही है, ठीक है, ये जितनी भी टाइप की एनर्जी है जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिल रही है, इन एनर्जी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है, रिन्यूएबल। ये शब्द सुना है पहले कहीं पे कि नहीं सुना, सुना है। रिन्यूएबल का मतलब, रिन्यूएबल क्या है, रीन्यूएबल, जो फिर से बनाया जा सके, जिसमें हमारे को, अच्छा सूरज की रोशनी कभी खत्म होगी, मतलब रात को हो जाएगी वो अलग बात है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर अपने जीवन की बात करें तो वो हमें डेली मिलेगा ना, समझ में आ रहा है। विंड की जो बात है वो विंड तो हमेशा चलेगी ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि पवन देवता रूठ गए और अब हवा नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये एनर्जी जो है वो कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी। और आज का समय तुम देखो कि इंसान की जो जनसंख्या है वो समय पे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तुमने कोल के बारे में पढ़ा होगा, फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है
क्या बोलते हैं कि ये जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। क्लास 8th का जो चैप्टर है, अगर साइंस तुमने ढंग से पढ़ी हुई क्लास 8th में, तो उसमें पढ़ाते हैं कि रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। तो ये जो पेट्रोल है, ये जो डीजल है, ये समय के साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, कितनी आबादी हो चुकी है पूरी दुनिया की, पता है तुमको कितनी? 8 बिलियन। तो ठीक है, 8 बिलियन होते कितने हैं कितने? 8,000 करोड़। मतलब जो मन में आया बोल दिया, तुक्का लग गया तो ठीक है। हाँ, कितनी आबादी है? अब तुम सोच के देखो 800 करोड़ की जो आबादी है, क्या उनको डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? ये 800 करोड़ लोग हैं तो कितनी गाड़ियां होंगी पूरे विश्व में, सोचो। तो डेली का पेट्रोल और डेली का डीजल कितना जा रहा होगा, समझ रहे हो? मैं ये थोड़ा टॉपिक से थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूँ, पर तुम समझ रहे हो कितना जा रहा होगा। तो जो अपने धरती के अंदर जो कोयला वगैरह निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वो धरती के अंदर से निकल रहा है, तो वो कभी ना कभी खत्म होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए आज के समय में जितनी भी एनर्जी की चीजें हैं, सब लोग किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? रिन्यूएबल पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अब वो कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता, वो तो अभी बात की बात है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तुम देख रहे हो कि आज से 20 साल पहले बैटरी की एक भी गाड़ियां नहीं आती थी, 10 साल पहले भी नहीं आती थी, ज़्यादा नहीं आती, 10 साल पहले से आना शुरू हुई है। और अब तुम देख रहे हो कि बिल्कुल एक से एक गाड़ियाँ आनी, अब तो 4 पहिए की गाड़ियाँ भी बैटरी की आ रही हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ये भी आ रहे हैं। और आगे चल के तुम देखोगे कि 4 पहिए के साथ साथ जो ट्रक हैं वो भी आ रहे हैं, ट्रक भी आने लग रहे हैं। किसके? क्या बोलते हैं, बैटरी वाले और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। समझ में आ रही है? पहले के ज़माने में जो ट्रेन होती थी वो डीजल से चलती थी। किससे चलती थी? डीजल से। और आज के समय में वो किससे चलती हैं? बिजली से चलती हैं। तो कुल मिला के मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि एनर्जी कितनी ज़रूरी है। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शुरू के 2-3 पैराग्राफ पढ़ो। अच्छा एक सेकंड रुको, ये जो 2 पढ़नी है उनके बारे में थोड़ी और बात कर लूँ। तो अब अपन को इन 2 की बात करनी है, ठीक है? एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी और एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, सबको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्या है। वो चीज़ जिसकी वजह से काम किया जा सकता है। तो मैं चैप्टर की शुरुआत से बोल रहा हूँ कि वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप वर्क करना चाहते हो तो किसकी ज़रूरत है? एनर्जी। और अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हो। समझ में आ रही है कि नहीं? तो अभी तुम इसमें आगे पढ़ोगे भी कि जैसे क्या होता है कि अगर अपन ने इस पे वर्क किया तो अपनी एनर्जी जो है वो इसके पास चले जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो अगर मैंने वर्क किया तो मेरी एनर्जी खत्म हुई। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी अगर कहीं से जा रही है तो कहीं पे पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर पाओगे ना बना पाओगे, तो ये क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो मैंने इस पे वर्क किया तो इस पे एनर्जी आ जाएगी। अब बात समझो, एनर्जी जो हमको 2 तरीके की पढ़नी है, उसमें एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? जहां पर कोई भी क्या हो, मूवमेंट हो या मोशन हो, उस समय जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अगर कोई भी चीज चल रही है, अब वो कैसे भी चल रही हो, पर अगर वो चल रही है, चाहे वो धीरे चले चाहे तेज चले, अगर वो चल रही है तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर है, पंखा चल रहा है तो पंखे के अंदर है, गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ियों के अंदर है। कोई चीज चल रही है, हम क्या मान लेंगे कि इसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई ये बात? और अगर वो रुकी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो सकता है, वो अलग बात है। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और चीज समझो। एक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, एक और तरीके की एनर्जी होती है जो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? किसी पे रबर वगैरह है, ये तुम अपने जो बैंड वगैरह है उसको निकाल सकते हो, या फिर किसी पे कोई रबर है, या फिर कोई ऐसी चीज जो हम खींच सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई कि जब भी किसी मूवमेंट के समय पे जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे अगर इस रबर बैंड की बात करूं तो देखो, दुनिया में 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है इलास्टिक और दूसरी होती है प्लास्टिक। इलास्टिक खींची जा सकती है, प्लास्टिक को खींचना टफ होता है या फिर उसको नहीं खींच पाते। अब देखो, अगर मैंने, अच्छा गुलेल सबने देखी होगी, बचपन में ऐसे करके ऐसे कर देते, तो तुम देखो कि जब मैंने इसको खींचा, बेटा टूटेगा तो दिक्कत तो नहीं। जब मैंने इसको खींचा तो बेटा अभी ये नॉर्मल है, मैंने इसको खींच दिया तो क्या मैंने इस पर वर्क किया है?
और मैंने जो इस पे वर्क किया है वो इसमें स्टोर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो ये ले लेगा। अब तुम बताओ कि जब तक मैं इसको पकड़ा हूं तब तक इसमें एनर्जी है कि नहीं है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई। तुम देखो कि जब मैंने इसको खींचा हुआ है तो जब खींचे हुए ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। क्या है, एनर्जी इसके अंदर है। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल गई, किस में बदल गई, समझ में आ रहा है। तो जो गुलेल होती है, गुलेल में जब हम जैसे यहाँ पे मान लो पत्थर ऐसे रख के और ऐसे छोड़ देते हो तो वो आगे तक जाता है। तो वो किस तरीके से जा पा रहा है, हमने एनर्जी दी है तो वो पोटेंशियल में स्टोर हो गई और वो आगे चली गई। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से तुम्हारे पे किसी पे टिचुक टिचुक वाला पेन हैगा, टिचुक टिचुक वाला। अब तुम देखो ये टिचुक टिचुक वाला पेन है, इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग। इसके अंदर क्या है, खटका तो है, पर वो खटका किसको दबा रहा है, स्प्रिंग। अब तुम बताओ कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को अगर मैंने दबाया तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर उसमें एनर्जी स्टोर हो गई तो उसको अगर छोड़ देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में। सब लोग इधर देखना जरा, ये देखो मैंने इसको, अभी रुकना, मैंने इसको दबाया, अब मैं छोड़ूंगा तो ये क्यों उचक रहा है, बताओ जरा। मैंने इसको दबाया, ये मैंने दबाया, जब मैंने दबाया है तो स्प्रिंग जो पिचक गई है, स्प्रिंग पिचक गई है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये उचक रहा है कि नहीं उचक रहा, मैं नहीं उचका रहा हूँ, भरोसा करो मेरे पे, है ना। तुम चाहो तो तुम अपनी जिस पे हो टिचुक टिचुक वाला वो करके देख सकता है, ठीक है। तो जब उसको छोड़ोगे तो वो उचकता है ना। हाँ करके देख लो तुम चाहो तो, बेटा फ्लैट सरफेस पे करो, फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। हाँ देखो उचक रहा है क्या, उचक गया, डोल आराम का उचक गया। तो यहाँ पे भी कौन सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो समझ में आ रहा है। एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के शेप को बदलने की वजह से या फिर साइज को बदलने की वजह से उसके अंदर क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोला जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो तुमको समझ में आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है वो समझ में आना चाहिए। अपन इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके अब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे और फिर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो तुम ये पढ़ लो एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह जो भी है। हाँ पोटेंशियल सुन लो पोटेंशियल एनर्जी में बेटा सुन लो, बातें नहीं करो। वो वाला क्या है, जो अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर अपन हाइट को बढ़ा देते हैं तो उसमें जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अपन अभी वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हाँ, तो जैसे कि ये बोतल है, अब इस बोतल को मैं यहाँ से ऊपर ले गया तो क्या मैंने वर्क किया है। कल हमने पढ़ा था कि फोर्स आप लगा ही रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है, तो वर्क तो किया ही है। अब ये जो वर्क किया है तो इसमें मेरी क्या लगी, एनर्जी। और ये जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तुम देखो कि जो भी ऑब्जेक्ट जितना ऊपर रहता है वो अगर वहाँ से गिरेगा तो उतनी ज़्यादा एनर्जी से गिरेगा। तुम सोचो कि ये जो बॉटल है वो यहाँ से गिर रही है और एक बार वो यहाँ से गिर रही है, तो दोनों में अंतर है कि सेम बात है, अंतर है ना। वो क्या अंतर है, यही अंतर है कि जितने ऊपर से गिरेगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो हम पढ़ने वाले हैं। एक इसने ये है चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय, तो तुमने वो बचपन में वो वाली गाड़ी देखी होंगी, वो ऐसे ऐसे करके अपन ऐसे ऐसे करके फिर छोड़ देते हैं। तो जब हम ऐसे पीछे पीछे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और जब छोड़ रहे हैं तो पोटेंशियल काइनेटिक में करना। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए और डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना ये सब चीज़ें। हाँ वही चाबी भरना भी वही वाली बात हो गई। चाबी अगर आप घुमा रहे हो तो आपने घुमा घुमा के क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। तो जब आप छोड़ दोगे तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे बेटा सब लोग। एन ऑब्जेक्ट, ये जो 149 पे राइट हैंड साइड पे नीचे की 4 लाइन है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू possess एनर्जी। The object which does not the object which does the work loses energy and the object on which the work is done gains energy। जो अभी मैंने तुमको बताया कि जो काम करता है उसकी एनर्जी लूज हो जाती है और जिस पे काम हो रहा है उस पे एनर्जी गेन हो जाती है। तो इन 4 लाइनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाँ, when this happens energy is transferred from the former to the later। तो फॉर्मर मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट से, लेटर मतलब बाद वाले ऑब्जेक्ट।
चलो पढ़ा क्या? अरे काइनेटिक एनर्जी तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसके पहले का पढ़ लिया। चलो तो अभी कुछ पूछना है क्या? जो इसमें पढ़ा उसमें कुछ पूछना है? एनर्जी क्या है वो समझ में आ रहा है? काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। अब अपन ने बोला कि दो तरीके की एनर्जी पढ़नी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी मैंने तुमको क्या बताया था? पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की। तो अभी अभी तुमको क्या बताया था कि एनर्जी जो कब होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के समय या मोशन के समय जो ऑब्जेक्ट पे एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? अब तुम सोच के बताओ, तुम मान लो कि तुमको नहीं पता काइनेटिक एनर्जी है, पर मान लो तुमको ये तो पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो काम करने की क्षमता रखता है तो उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को क्या बोले जाएगी? एनर्जी। अब तुम सोच के देखो कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है, ठीक है। अभी मान लो तुमको नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी कोई चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये चल रहा है और ये चल के मान लो किसी में टकरा गया तो क्या ये उस पर कुछ वर्क करेगा? क्योंकि अगर ये चल रहा है, चलते हुए किसी में टकरा गया तो ये क्या लगाएगा? उस पर फोर्स, और फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स से हो सकता है वो सामने वाला ऑब्जेक्ट मूव हो जाए, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे आए तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? वर्क। और वर्क और एनर्जी एक ही बात है, समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसीलिए इस टाइप की एनर्जी को क्या बोला जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। अब तुम सोच के देखो कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक तरीके की एनर्जी है, ये तो समझ में आ गया। अब तुम सोच के देखो, जैसे कि सबने चिड़िया बल्ला खेला होगा, हाँ या ना? अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो तुम लोग शायद खेलते भी हो। अब चिड़िया बल्ला खेला होगा तो अब मान लो चिड़िया बल्ला तुम अपने दोस्त यार के साथ खेल रहे हो, तो वो तो उनमें तो उतनी दम है, तो अब तुमने मारा, उधर से वो मार रहा है और तुम ऐसे एक जेब में हाथ डाले डाले खेलते रहते हो, ना इधर डुलोगे ना इधर डुलोगे, बस एक जेब में हाथ डाले डाले खेलते रहो। पहली बात तो इस चिड़िया बल्ला के खेलने से तुम्हारी कोई फिजिकल फिटनेस सही नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक तुम इधर से उधर नहीं जाओगे तो तुम्हारे शरीर ने कोई मेहनत करी ही नहीं है। तुमने देखा है ना, ज़्यादातर तुम लोग ऐसे ही खेलते हो, हम भी ऐसे ही खेलते थे, एक जेब में हाथ डाल लिया बाबा, हाँ वो अगर इधर उधर दे देगा तो उससे बोले ओए इधर इधर मत मार, मेरे को खिला भाई, क्या कर रहा है और उसके बाद भी गिर जाएगी तो जमीन पे भी नहीं झुकेंगे, ऐसे उठाएंगे, ऐसे जैसे कढ़ाई में से हलवा खा रहे हो ऐसे है और उसके बाद भी एक बार में नहीं जा पाएगी तो ऐसे करके फिर ऐसे मारेंगे। ढंग से खेला करो। चलो हाँ, तो अब मेरी बात सुनो। अब मान लो सामने तुम्हारे दोस्त की जगह सामने आ गया कोई प्लेयर, ठीक है, जो कि खेल लेता है और जो कि बड़ा है मान लो, तो तुमने मारी और उसने उधर से दी सटाक करके, बहुत तेज जाती है। कभी तुमने देखा है प्लेयर, किसी को देखा है प्लेयर को खेलते हुए, है ना? अगर देखा हो तो तुम देखना कि बहुत जोर से मारते हैं, इतनी जोर से मारते हैं कि अगर तुम्हारे शरीर पे वो कॉक लग गई तो तुम समझ लो कि तुम्हारे घाव होना बिल्कुल तय है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम्हारा दोस्त मार रहा था तो वो नॉर्मल स्पीड पे मार रहा था, तो क्या उस समय उस कॉक में काइनेटिक एनर्जी थी कि नहीं थी? थी। पर जब मान लो किसी प्लेयर ने मारा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी थी कि नहीं थी? कौन से समय पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए? प्लेयर के समय पे, क्योंकि जब ज़्यादा जोर से मारेंगे तो काम करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं अपन लोग, तो क्रिकेट खेलते हैं तो तुमने टीवी पे भी देखा होगा और अपन लोग भी खेलते हैं, तो जब स्पिनर बॉल डालता है तो स्पिनर जब बॉल डालता है तो उस समय डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पिनर ने अगर बॉल डाली तो स्पिनर किसको कहते हैं पता है ना? जो धीरे डालते हैं। तो अगर उसने बॉल डाली तो उस समय अगर हमारे बल्ले पे नहीं भी लगी और गलती से हमारे शरीर पे भी लग गई तो उतनी चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उस समय जो बॉल पे काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। अब मान लो बॉल डाल रहा है शोएब अख्तर या फिर वो ब्रेट ली या फिर आज के समय में कौन चल रहा है वो उमरान मलिक। अब उस समय अगर अपन जैसे तो पैर कब जाएंगे अपने, तो अपन जा ही नहीं सकते उनके सामने। जो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं वो भी अगर मान लो उनने बॉल मारी और उनके नहीं पड़ी तो कहीं लग गई उनके, तो उनको क्या होगा? बहुत चोट आएगी। क्यों आएगी? बॉल तो पहले भी स्पिनर भी वही डाल रहा था और जो तेज वाला है वो भी वही डाल रहा है, पर तेज वाला उस बॉल को क्या दे देगा? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से बार बार एक ही बात समझ में आ रही है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक और चीज देख लेते हैं। अब तुम लोगों में से तुम लोगों ने कार्टून कौन कौन देखता है? मैं शीशे में देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी पे देखने की बात कर रहा हूँ देखते हो ना? अब कार्टून अगर देखते हो तो टॉम एंड जेरी देखा है क्या? मैं तुम्हारे भाई बहन की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं टीवी वाले की बात कर रहा हूँ। तो टॉम एंड जेरी अगर तुमने देखा तो तुम देखो टॉम एंड जेरी में कई बार ऐसे वो उनमें हरकतें दिखाते रहते हैं। तो एक में ऐसे दिखा रहे थे कि वो खेल रहे थे रैकेट खेलते हुए, उसमें से इसने तो बॉल मारी, उसने दूसरी तरफ से बम मार दिया, है ना, देखा है इस तरीके के कार्टून देखे। अब तुम बताओ कि इसने इधर से बॉल मारी और उधर से दूसरी तरफ से बम मारा, ठीक है। इसने मान लो 5 की स्पीड से बॉल मारी, उसने 5 की स्पीड से बम मारा, तो किसके ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी? बॉम्ब के, क्योंकि बॉम्ब जो होगा वो बॉल से कैसा होगा, भारी होगा। इसी तरीके से तुम लोगों में किसी ने वो खेला, लेग क्रिकेट खेला? लेग क्रिकेट होता है, हम खेलते थे अपने टाइम पे। उसमें क्या होता था कि, अरे सुन तो लो, उसमें क्या होता था कि जैसे नॉर्मल क्रिकेट तो क्या होता है कि नॉर्मल बैट और नॉर्मल बॉल से खेला जाएगा। लेग क्रिकेट में क्या होता था कि फुटबॉल से खेलते थे, और फुटबॉल से वो बॉल फेंकते थे उधर से, मतलब फुटबॉल से तो ऐसे ही फेंक पाएंगे, और है ना पैर से मारते थे। अब और क्या बोल रहा हूँ, लेग क्रिकेट, लेग से क्या समझते हो तुम? हाँ, तो लेग क्रिकेट खेलते थे। अब तुम सोच के बताओ कि लेग क्रिकेट से क्या कोई इंसान स्टेडियम का छक्का पार कर सकता है क्या? तो तुम बताओ, लेग क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं तो लेग क्रिकेट से बॉल को मारेंगे तो कितनी दूर तक जा पाएगी? ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा मास होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उतनी कम होनी चाहिए? जैसे कि अगर 5 की हमने मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी है 5 की स्पीड से एक साइकिल हमसे टकराती है तो हमारे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। 5 की स्पीड से ट्रेन आ गई तो 13 दिन बाद पुआ खाने मिल जाएंगे तुमको क्योंकि वो आदमी निपट लेगा। बोलो आया ना? तो जितना ज़्यादा मास है उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो बस, तो इसीलिए मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। समझ में आ रहा है? यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब हम इसका क्या देखेंगे, डेरिवेशन। ये फॉर्मूला ये तुमको याद रखना है। डेरिवेशन देख लो ये आया कैसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नंबर का है, तुमको आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से m मास का ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में मान लो u की वेलोसिटी से चल रहा था और वही बाद में वही ऑब्जेक्ट मान लो किससे चलने लग गया, v से, और यहां से यहां तक उसने s का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, क्या क्या हुआ है समझ में आ रहा है सबको? और मान लो टाइम लग गया t, अब टाइम की जरूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं। तो हमको क्या निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हमको पता है कि वर्क डन इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन कितना लगेगा, F इंटू, ये सबको इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? अब F बराबर क्या होता है वो हमको मालूम है, F बराबर होता है m इंटू ए। F की वैल्यू हो गई और इसका मल्टीप्लाई किस में कर दिया, S में। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, m इंटू AS। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब बेटा आगे देखते हैं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब m इंटू एस, अब हमको पता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि v² फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। कौन सी थर्ड इक्वेशन? v² इज इक्वल टू u² प्लस, तुम बताओ कि as की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और ये जो 2 है वो डिवाइड में चले जाएगा तो v² माइनस u² अपॉन 2 इज इक्वल टू a। और ये जो as है और ये जो as है वो सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना, तो इनकी वैल्यू में उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो यहाँ से W बराबर कितना आ जाएगा, m इंटू v² माइनस u² अपॉन 2। कोई दिक्कत है? और हमने पढ़ा था कि जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी आ जाएगी, या फिर वर्क और एनर्जी एक ही बात है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू हाफ इंटू, बेटा बातें नहीं, हाफ इंटू m इंटू v² माइनस, और ये E कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए Ke लिख दिया। अब एक यहाँ से ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ से एक चीज़ सुन लो कि हम यहाँ से अज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहाँ से किया, रेस्ट से। अज्यूमिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, अगर रेस्ट से स्टार्ट किया तो बेटा क्या कंडीशन लगेगी, u इक्वल टू
और जैसे यू 0 हुआ तो ये वाले भाई साहब गायब हो जाएंगे, तो के ई बराबर कितना आ जाएगा, हाफ एम। वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का प्रूफ है तुम्हारे सामने, बहुत सिंपल है, फ्री के 5 नंबर है, लूट लो। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हो। आज के बाद याद रखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर पता है, उसकी वेलोसिटी अगर मालूम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। देख लो, पढ़ लो, पूछ लो, समझ लो। चलो बुक में दिया है कि नहीं दिया, देख लो देख लो देख लो। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या क्या लिखा है वो पढ़ो, फिर उसके बाद ये डेरिवेशन करो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ से एक थोड़ी बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो तुमको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे मेरे को ये बताओ, यहाँ से अपन ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ाई था कि अगर कोई प्लेयर मारता है तो हमारे लगेगी ज़्यादा, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के। अब एक यहां से एक सिंपल सी बात समझो कि v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना और v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, इन दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है, अंतर है। इसमें क्या अंतर है तो तुम समझो। अब मान लो कोई डायरेक्टली v के ही प्रोपोर्शनल है, तो अगर वेलोसिटी 2 गुनी हो गई, कोई आदमी 10 से चल रहा था, अब वो 10 की जगह 20 से चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2 गुनी। बट v स्क्वायर पे है तो वो 2 गुनी होगी कि और ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है, कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। ये सिंपल सी बात ऐसी है कि मान लो तुम यहाँ से एक सर्कल बनाओ, ये कितने का है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसकी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देख रहे हो ना, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब तुमने इसकी रेडियस को 2 टाइम्स कर दो, तो रेडियस को अगर तुमने 2 टाइम्स कर दिया तो ये कितना हो गया। अब तुम ये बताओ कि 2 टाइम्स को रेडियस को करने से एरिया कितना टाइम हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, क्योंकि वो 2 के स्क्वायर पे है, 2 पे नहीं है, 2 के स्क्वायर पे। इसी तरीके से यहाँ पे ये v पे नहीं है, v के स्क्वायर पे। तो अगर तुमने किसी की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी, 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तुमने किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 10 गुना कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 गुना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको पता होना चाहिए। तो इसको तुम अपनी बुक में अलग से ऐसे लिख लो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, उसका मतलब है कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब तुम क्या करो, 11.3 और 11.4 निपटा लो। एग्जाम्पल नंबर 11.3, इसमें किसी कोई दिक्कत है, बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है, 15 का मास है और मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 4 से, तो कितना उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 15 × 4 × 4/2 120। कोई दिक्कत है किसी को, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 11.4 थोड़ा सही है, इसको कर लो। अब सबसे पहले तो तुमको किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, तो तुमको पता है कि किलोमीटर पर आवर हमारे किसी काम का नहीं है, हमको क्या लाना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और ये चीज़ हम चैप्टर 8 में ही पढ़ चुके हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमको दे रखा है 1500 किलो। ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार है, तो हम लिख लेंगे, हमको गिवन में है m बराबर कितना है, 1500 kg। और क्या बोल रहा है कि 30 से कहाँ तक ले जाना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये तो 30 क्या होगा u, और v कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 × 5/18 मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो जाएगा 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये जितना कट रहा है उसको काट लो, ये 6 × 5 = 30, 6 3, तो ये कितना आ गया 25/3, और ये इसका डबल है तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसने क्या बोला है कि वर्क डन, तो वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, जितनी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ रहा है वही वर्क डन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको याद रखना कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ये तुमको याद रखना है, क्योंकि एनर्जी में जितना बदलाव आया होगा वो किसकी वजह से आएगा, काम करने की वजह से आएगा। तो यहाँ पे कितना एनर्जी में चेंज आ रहा है,
तो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, याद है ना। यू तो हमने जीरो कब लिया था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, पर इस बार वो रेस्ट पे नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू 1500 इंटू ये कितना हो जाएगा 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का, ये कितना आ जाएगा हाफ, अच्छा ये तो कितना आ जाएगा 750, है या ना। और ये कितना आ जाएगा, तो इसमें हम लगा सकते हैं 50 माइनस 25/3 और 50, ये किस किस को समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 750 इंटू ये कितना हो जाएगा 25/3 और ये कितना हो गया 75/75 से 25, ये 25 बार कट जाएगा और ये से कितनी बार कट जाएगा 250 बार, बोलो आया ना। देखो इधर 25 इंटू 25 इंटू कितना हमारे पास 250, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, 625 इंटू 5 3125 और 3125 इंटू ये कर देंगे तो 3125 इंटू 50 और करना है, इसको कर लो 3125 इंटू 50 तो कितना आएगा 5 × 5 = 25, 2 कैरी 5 10, 2 की 1 कैरी 6 और 5 = 15, यही आंसर है। अब तो ठीक है, मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ करी, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये एनर्जी की बात हो चुकी है। अब अपन कल पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।